वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन। क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन, ये इक्वेशन किसके लिए यूज की जाती है? वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम्स के लिए। जब जैसे वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम, आपको सपोज करो H2O सॉलिड, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी H2O लिक्विड, ऐसा कोई केस है। ये भी H2O है, ये भी H2O है। यहाँ पर क्या है, ये आपका दोनों की कॉम्पोजिशन सेम है, तो इसको हम बोलते हैं वन कंपोनेंट। दोनों के आपके क्या है, सॉलिड H2O लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, दो फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इसको बोलते हैं टू फेज सिस्टम। तो ये वाला जो केस हुआ हमारा, वो हुआ वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम। या ऐसे भी लिख सकते हो आप, H2O लिक्विड, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी H2O गैस। यहाँ पर लिक्विड फेज, ये गैस फेज, दो फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O। कॉम्पोजिशन कंपोनेंट क्या है आपका, एक ही है, वन कंपोनेंट का केस है आपका। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम है, तो उसके लिए हम क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन यूज करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, तो ये हमने लिखा, दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम। यही वाली इक्वेशन हमारी जब हम फेज रूल पढ़ेंगे वहां पर भी हमारे यूज होगी, क्योंकि ये वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम हम इसकी स्टडी अच्छे से फेज रूल में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम, द टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम एज फॉलो। ये दो फेज एक साथ इक्विलिब्रियम में रहती है, वो इस तरह से है। कैसे? सॉलिड और लिक्विड हो सकती है, दोनों की दोनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। ये कहाँ होता है? हमारे मेल्टिंग पॉइंट पर। जब आपका सपोज कर तुमने आइस लिया है, आइस आपका मेल्ट होना स्टार्ट किया, तो वहां पर आइस भी दिखाई दे रहा है। जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका लिक्विड भी दिखाई दे रहा है। तो लिक्विड भी है और आइस भी है, तो दो फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। तो वो वाला क्या है आपका, वो कहलाएगा आपका सॉलिड और लिक्विड, या जो भी आपका है दो फेज, वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। कब होता है ये सब? आपके मेल्टिंग पॉइंट पर। सेकंड वाला केस आते हैं लिक्विड एंड वेपर। लिक्विड को L से यूज किया, वेपर को V से यूज किया, L साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी V। और ये सब कहाँ होता है? ये दोनों फेज, लिक्विड भी और वेपर भी, कहाँ एग्जिस्ट करती है? बॉइलिंग पॉइंट पर। तो एट ए बॉइलिंग पॉइंट, तो हमने H2O का अगर केस ले लूं तो H2O लिक्विड, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी H2O गैस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? दोनों का ही आपका, ये यहाँ पर ये भी 100 डिग्री C पर रहेगा और ये भी 100 डिग्री C पर रहेगा। H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका? 100 डिग्री C। थर्ड पर आते हैं सॉलिड एंड वेपर। S सॉलिड के लिए S यूज किया, वेपर के लिए। तो जब सॉलिड हमारा वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। तो एट ए सब्लिमेशन टेम्परेचर। फोर्थ वाला, वन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है आपका? सॉलिड के लिए हम क्रिस्टल्स भी यूज करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म वर्ड भी यूज करते हैं। तो जब एक ही सॉलिड दूसरे अपने ही सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जैसे Sr और Sm दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं, दोनों ही सॉलिड फेज हैं। Sr Sm में कब कन्वर्ट होगा? एट ए ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, सिंस द सिस्टम रिमेन्स इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जब इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, दोनों का गिब्स फ्री एनर्जी सेम हो जाता है, उसी को हम उसके इक्विलिब्रियम की स्टेट बोलते हैं। यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज डेल्टा G, इसका वैल्यू 0 आता है, क्योंकि फाइनल और इनिशियल दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी सेम है। फाइनल माइनस इनिशियल निकालने के लिए जब भी हम चेंज देखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है, तो सेम माइनस सेम से डेल्टा G का वैल्यू इक्विलिब्रियम पर हमारा 0 आता है। ओके, सपोज जो दो फेज हमने लिया है, एक फेज A है और दूसरी फेज हमारा B है। A फेज का जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो Ga है। इफ Ga इज द गिब्स फ्री एनर्जी इन इनिशियल फेज A, और जब वो फाइनल फेज में आ रहा है B में, तो Gb उसकी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। Gb इज द फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी इन द फाइनल फेज B। देन जब वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, हमने कहा कि इक्विलिब्रियम में गिब्स फ्री एनर्जी सेम हो जाती है, तभी वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो Ga इनिशियल फेज का जो गिब्स फ्री एनर्जी है और फाइनल फेज का जो गिब्स फ्री एनर्जी है, वो दोनों सेम हो जाएंगी। कब? इक्विलिब्रियम पे। Ga इक्वल टू Gb एट इक्विलिब्रियम पर।
अगर हम, क्योंकि जब हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर पढ़ा था तो वहां पर देखा था हमारा जी जो आता है वो ये वाला, देखो ऐसे आता है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, एस पी वी टी एच जी ए एंड यू। तो जी था वो पी और टी का फंक्शन था। अगर हम किसी एक चीज को भी चेंज करेंगे तो टी को चेंज करेंगे तो भी जी चेंज हो जाएगा, पी को चेंज करेंगे तो भी जी चेंज हो जाएगा। तो जी जो होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होता है। इफ टेम्परेचर ऑफ सच ए सिस्टम, जो हमने ऊपर सिस्टम लिया जिसमें दो फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, उस सिस्टम का अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, पहले टी था अब वो टी प्लस डी टी कर दे, तो क्योंकि जी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का फंक्शन होता है, कोई एक चीज वैल्यू चेंज करोगे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो उससे यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो जाता है ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। ठीक है, द प्रेशर विल ऑल्सो बी चेंज फ्रॉम पी टू पी प्लस डी पी। टेम्परेचर टी से टी प्लस डी टी हो गया है और प्रेशर पी से पी प्लस डी पी हो गया। इन ऑर्डर, क्या करने के लिए, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम सो दैट, जिससे कि अब इस नए टेम्परेचर और प्रेशर पर जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी हुआ इनिशियल स्टेट का जी ए प्लस डी जी ए थोड़ा सा चेंज हो गया जिससे जी ए प्लस डी जी ए हो गया, और फाइनल स्टेट का जी बी प्लस डी जी बी, ताकि आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो इक्विलिब्रियम पर ये जी ए प्लस डी जी ए का वैल्यू जी बी प्लस डी जी बी के बराबर आएगा जब हमारा नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। ओके, तो इस तरह से न्यू टेम्परेचर और न्यू प्रेशर पर आपका नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि अभी भी क्या है, दो फेज इक्विलिब्रियम में है, तो नए उनकी भी आपका क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी आपका क्या होगा, अभी भी सेम होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो पहले वाली फेज जो है ए, उसका गिब्स फ्री एनर्जी जी ए प्लस डी जी ए, नई फेज जो है उसका गिब्स फ्री एनर्जी जी बी प्लस डी जी बी, ये दोनों सेम होगा तभी आपका ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। और जी ए और जी बी तो हमने पहले ही पढ़ा था कि दोनों बराबर हैं, तो डी जी ए और डी जी बी का वैल्यू भी बराबर हुआ होगा, तभी तो जी ए प्लस डी जी ए किसके बराबर है, जी बी प्लस डी जी बी के बराबर है। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया डी जी ए इक्वल्स टू डी जी बी, और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ये हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर वाले लेक्चर में पढ़ा था। आपको अगर नहीं इसको आइडिया है कि कैसे आया है ये वाला रिलेशन, तो आप हमारा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर वाला लेक्चर जरूर देखिए, उससे आपको ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डीजी का जो रिलेशन आता है वो आता है वीडीपी माइनस एसडीटी थर्मोडायनेमिक रिलेशन से। तो ए फेज के लिए अगर हम इसको यूज करें तो डी जी ए इक्वल्स टू वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी। सेम ऐसे ही सिमिलरली फेज बी के लिए क्या हो जाएगा, डी जी बी इक्वल्स टू वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारा ये इक्वेशन 1 था इसमें हमने इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, डी जी ए का वैल्यू रखा वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी, डी इसी तरह से आपका डी जी बी का वैल्यू रखा वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी। दोनों से हमने क्या किया, ये जो आपका डी टी वाले टर्म्स थे इधर, इसको भी इधर लेके आ गए। जैसे ही वाला टर्म्स इधर से इधर आएगा प्लस का बन जाएगा, तो एस बी डी टी प्लस का हो गया और एस ए डी टी पहले से ही माइनस का था। इस वाले टर्म्स को हम इधर ले आते हैं, वी बी डी पी पहले से था यहाँ पर, ये वाले टर्म्स इधर आकर माइनस का हो गया वी ए डी पी। इधर दोनों टर्म से डी टी को कॉमन लिया, एस बी माइनस एस ए आ गया। इन दोनों टर्म से डी पी को कॉमन लिया, वी बी माइनस वी ए आ गया। तो इस तरह से एस बी माइनस है फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी, उसको हम एंट्रोपी चेन डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एस इंटू डी टी बराबर फाइनल स्टेट का वॉल्यूम माइनस इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम को हमने डेल्टा वी से रिप्रेजेंट किया, डेल्टा वी इंटू डी पी। ठीक है, तो हम इस तरह से डी टी को उधर शिफ्ट करते हैं और डेल्टा वी को उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी बराबर डी पी अपॉन डी टी। इसको भी ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को इधर ले आते हैं और राइट हैंड साइड वाले को दूसरी साइड ले आते हैं। तो ये वाला आपका डी पी बाई डी टी इधर आ गया रीअरेंज करने के बाद, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी इधर आ गया। इसको हमने अब इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अभी भी दो फेज इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम वाली प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस, उसके लिए डेल्टा एस का वैल्यू होता है डेल्टा एच अपॉन टी। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, अब हम इसमें डेल्टा एस की जगह डेल्टा एच अपॉन टी रख देते हैं। तो डी पी बाई डी टी बराबर डेल्टा एच अपॉन टी नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और पहले से ही डिनोमिनेटर में डेल्टा वी था, तो नई इक्वेशन हमारा बन गया डी पी बाई डी टी बराबर
डेल्टा एच अपॉन टी इंटू डेल्टा वी। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लैपिरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। इसी को हम क्लैपिरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन ये किसके लिए वैलिड थे, हमने कहा था ये पीछे, वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्लैपिरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन आ गई है dp अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी इंटू डेल्टा वी। ओके, अब हम आते हैं इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैपिरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन फॉर, अभी कौन सा वाला केस के लिए, डिफरेंट इक्विलिब्रियम है हमारा, तो उसमें हम एक केस ले लेते हैं लिक्विड साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी वेपर। ये हमारा किसी भी वन कंपोनेंट के दो फेज सिस्टम वाला आपका एक इक्विलिब्रियम है। इसकी लिक्विड फेज जैसे H2O लिक्विड, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी वेपर या H2O वेपर। ठीक है ना, तो इस तरह से तो ये वाली प्रोसेस हमारी वेपोराइजेशन की प्रोसेस कराती है जब लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट होता है। तो वेपोराइजेशन प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज आता है हम उसको डेल्टा एच वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो dp बाई dt, जहाँ डेल्टा एच था हमने उसकी जगह डेल्टा एच वेपोराइजेशन किया अपॉन टी को एज इट इज रखा। नीचे डेल्टा वी था, डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल स्टेट क्या है, वेपर, तो मैंने वी वेपर कर दिया, माइनस इनिशियल स्टेट क्या है, लिक्विड, हमने वी लिक्विड कर दिया। तो डेल्टा वी की जगह हमने वी वेपर माइनस वी लिक्विड। वेपर का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है लिक्विड के वॉल्यूम से। ठीक है, तो इसलिए इतना छोटा होता है लिक्विड का वॉल्यूम वेपर के एस्पेक्ट में, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वी वेपर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वी लिक्विड। तो हमने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को dp अपॉन dt डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी इंटू वी वेपर कर दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब हम आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारी, मोलर का केस है क्योंकि हमने डेल्टा एच को बोला था मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब एक मोल का केस लेकर चल रहे हैं। एक मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू RT होती है और V इक्वल टू RT अपॉन P। ये V क्या है, गैस का वॉल्यूम, जिसको हम V वेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी V वेपर का वैल्यू हमारा कितना हो गया, RT अपॉन V, RT अपॉन P। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे आई थी हमारे यहाँ पर इक्वेशन 1, इसमें इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इन इक्वेशन 1 dp अपॉन dt, इक्वेशन 1 में dp अपॉन dt रखा हमने, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी, नीचे क्या था वी वेपर, वी वेपर की जगह हमको लिखना है RT अपॉन P। तो RT तो यही रह गया, इसके जो डिवाइड में P आना था उसको हमने ऊपर भेज दिया। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका P ऊपर चला गया। तो dp अपॉन dt का वैल्यू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन R ये रखा, T इंटू टी से T स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर हमारा P आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि dp वाली टर्म्स इधर है तो P वाली टर्म्स को भी इधर ले आते हैं, और T वाली टर्म्स इधर है तो dt वाली टर्म्स इधर ले आते हैं। तो हमने dt को उधर शिफ्ट किया और P को इधर शिफ्ट किया, तो ये हमारा बन गया dp अपॉन P डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन R dt अपॉन T स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब इंटीग्रेटिंग दी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करते हैं dp अपॉन P, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो उधर से डेल्टा एच वेपोराइजेशन और R को इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं, क्योंकि डेल्टा एच वेपोराइजेशन किसी भी प्रोसेस के लिए फिक्स वैल्यू होती है। तो वो वाली एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, R एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया और फिर इंटीग्रेशन कर दिया, सिर्फ जो हमारे वेरिएबल है dt अपॉन टी का स्क्वायर, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, 1 अपॉन P इंटू डी, इसका वैल्यू आता है नेचुरल लॉग, लॉन ln P आता है 1 अपॉन P इंटू डी का, जो आपका आता है log P आता है, और उस log का बेस E होता है जिसको हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं। ln मीन्स नेचुरल लॉग ln P, और लिमिट हमारा जो होता है वो हम यहाँ पर रख देते हैं P1 से P2। डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन R 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसका जो इंटीग्रेशन आता है पावर फंक्शन वाला इंटीग्रेशन है, जब हम टी की पावर माइनस के 2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारा माइनस का 1 अपॉन टी आता है। तो माइनस के साइन को तो हमने बाहर कर दिया, 1 अपॉन टी हमने यहाँ ब्रैकेट में रख दिया और हमने यहाँ पर लिमिट रख दिया। अब हम लिमिट को ओपन करते हैं या एक्सटेंड करते हैं। एक बार ये जो वेरिएबल p है इसकी जगह अपर लिमिट, तो बन गया ln p2 माइनस, फिर एक बार ये वेरिएबल है उसकी जगह लोअर लिमिट ln p1, तो ये बन गया ln p2 माइनस ln p1 या ln p2 माइनस ln p1। ln क्या है, नेचुरल लॉग, माइनस के ये माइनस का साइन था मैं इसको इधर ले आया, माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन R, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ओके,
इस माइनस के साइन की मल्टीप्लाई मैं इस ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा 1/T2 माइनस का हो जाएगा और 1/T1 प्लस का हो जाएगा। 1/T1 प्लस का जो है उसको पहले रख दिया और माइनस का जो 1/T2 हो गया उसको बाद में रख दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा ln P2 by P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑपरेशन अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। आप इसको एज इट इज भी रख सकते हैं, ये कहलाएगा क्या, क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन फॉर लिक्विड टू वेपर इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म कर लाकर दूसरी वाली फॉर्म में बदल सकते हैं। यहाँ पर हम T1 T2 एल्शियम ले लेते हैं और यहाँ से एल्शियम लेने के बाद ऊपर की साइड आपको T2 माइनस T1 आ जाएगा और नीचे T1 T2 आ जाएगा। तो नई आपकी इक्वेशन क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगा, ln P2 by P1। ये कहाँ से ln P2 by P1, ln P2 माइनस ln P1 से। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है log A माइनस log B, log A अपॉन B होता है। तो ln P2 माइनस ln P1 ln P2 by P1 हो गया। तो ln P2 by P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑपरेशन, इसकी जगह हमारा क्या आ गया T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन हुई लिक्विड टू वेपर इक्विलिब्रियम के लिए। ओके, तो इस तरह से अभी हमने पढ़ा है लिक्विड टू वेपर यानी कि वेपोराइजेशन प्रोसेस के लिए क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म। अब हम आते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन फॉर सॉलिड टू वेपर इक्विलिब्रियम के लिए। सॉलिड से वेपर में कन्वर्जन, ये कहलाता है हमारा सब्लिमेशन। तो हमें सब्लिमेशन के लिए चाहिए, जनरल इक्वेशन तो हमारी ये आई थी। ठीक है, तो सॉलिड टू वेपर इक्विलिब्रियम के लिए यही इक्वेशन अब किस फॉर्म में आ जाएगी, dP अपॉन dt बराबर डेल्टा एच की जगह डेल्टा एच सब्लिमेशन आ जाएगा अपॉन T इंटू फिर डेल्टा V, मतलब क्या होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो फाइनल स्टेट है वेपर स्टेट और इनिशियल स्टेट है सॉलिड स्टेट। तो डेल्टा V की जगह हमने कर दिया V ऑफ वेपर स्टेट माइनस V ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, और डेल्टा सब्लिमेशन क्या है हमारा, मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब हमको क्या 1 मोल का केस लेकर इसको कंसीडर करना है। वी वेपर का वैल्यू यानी कि वेपर फेज का वॉल्यूम जो होता है बहुत ज्यादा होता है, किसके रेस्पेक्ट में, सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट के। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट के रेस्पेक्ट में वी वेपर बहुत ज्यादा आएगा। तो हम वी वेपर बहुत बड़ा है वी सॉलिड से, तो हम इन दोनों में से सिर्फ वी सॉलिड को रख लेंगे, बाकी वी वेपर को रख लेंगे और वी सॉलिड को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वी सॉलिड नेग्लेक्ट हो जाएगा, वी वेपर बचेगा। वी वेपर को हमने यहाँ पे रखा, वी सॉलिड को नेग्लेक्ट कर दिया। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आते हैं वी नो दैट PV इक्वल्स टू RT, 1 मोल का केस लेकर चले थे। 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू RT और V का वैल्यू होता है RT अपॉन P और V को हम क्या बोलते हैं, गैस का वॉल्यूम या जो वेपर स्टेट है उसका वॉल्यूम, वी वेपर। तो इसको हम वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, dP अपॉन dt डेल्टा सब्लिमेशन अपॉन T, वी वेपर की जगह हमने किया RT अपॉन P। तो अपॉन में आना था P और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है तो P हमारा ऊपर चला गया। ओके, तो dP अपॉन dt का वैल्यू हुआ डेल्टा सब्लिमेशन अपॉन R ये हुआ T इंटू T से T स्क्वायर हो गया और P हमारा पहले से ऊपर चल रहा है। ठीक है ना, अब हम P को इधर शिफ्ट कर देते हैं, dt को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो इधर P मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर dt डिवाइड में है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इधर ये dt ऊपर आ गया और RT स्क्वायर हमारा चल ही रहा था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है ना, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि अब आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म लानी है हमको, इसलिए इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन ऑफ dP अपॉन P, लिमिट लगा दिया P1 से P2, डेल्टा सब्लिमेशन अपॉन R, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन T स्क्वायर, लिमिट लगाया हमने T1 टू T2। ओके, 1 अपॉन P इंटू dP, इसका इंटीग्रेशन आता है ln P। ln P क्या है, नेचुरल लॉग, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, लॉगरिथम ऑफ P। तो ये लॉग है आपका, log P का वैल्यू है, पर लॉग कौन सा है, नेचुरल लॉग जिसका बेस होता है E। ठीक है ना, तो ln E क्या होता है आपका 2.718, ये हमारा E की वैल्यूज होती है। तो ln P और यहाँ पर लिमिट लगा दिया हमने P1 से P2, डेल्टा सब्लिमेशन अपॉन R 1 अपॉन T स्क्वायर इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन आता है हमारा, ये पावर फंक्शन वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन T स्क्वायर इंटू dt को आप T रेज़ टू द पावर माइनस के 2 इंटू dt भी लिख सकते हैं और फिर पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाकर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहाँ पर माइनस
1/t पाएंगे। तो माइनस के साइन को हमने बाहर किया, 1/t को यहाँ ब्रैकेट में रखा और लिमिट लगा दिया t1 to t2, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, जब हम लिमिट को एक्सटेंड करते हैं तो एक बार इस वेरिएबल p की जगह अपर लिमिट p2 तो ln p2 आया, माइनस एक बार इस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट p1 तो यहाँ पर ln p1 आया। ऐसे ही इधर माइनस के साइन को भी बाहर लेकर आगे इधर माइनस का डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन आर हो गया और 1/t पर हमने लिमिट लगा दिया, एक बार इस t की जगह अपर लिमिट तो 1/t2 मिला, माइनस एक बार इस t की जगह लोअर लिमिट 1/t1 मिला। ओके, तो इस तरह से हमारा ये माइनस के साइन की भी आप अगर मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो 1/t2 माइनस का हो जाएगा और 1/t1 प्लस का बन जाएगा। तो जिससे प्लस वाले टर्म को हमने पहले लिख देते हैं और माइनस वाले टर्म को बाद में लिखकर इस तरह से हमारी क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन किसके लिए आ गया, सॉलिड टू वेपर इक्विलिब्रियम के लिए आ गया, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस भी है। इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं। अगर हम यहाँ से इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पर यहाँ से मिल जाएगा t1 t2 और यहाँ से मिलेगा t2 माइनस t1। ओके, तो यहाँ से हमारा ln p2 बाई p1 इक्वल्स टू डेल्टा सब्लिमेशन अपॉन r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। ये है क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन सॉलिड से वेपर इक्विलिब्रियम के लिए, जिसको हम सब्लिमेशन का प्रोसेस भी बोलते हैं। तो सब्लिमेशन वाली प्रोसेस के लिए क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। तो अब हम आते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन फॉर सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। जनरल फॉर्म तो हमने ये निकाला था dp/dt बराबर डेल्टा एच अपॉन टी इंटू डेल्टा वी। अब हम इस सॉलिड से लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या है, सॉलिड से लिक्विड वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस कहलाती है फ्यूजन। तो हम यहाँ पर जो डेल्टा एच का वैल्यू है हम उसको डेल्टा एच फ्यूजन बोल सकते हैं। तो ये है हमारा डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी और डेल्टा वी की जगह हम लिख सकते हैं वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारी नई इस वाले फॉर्म के लिए क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन हो गया। अब हम इससे इंटीग्रेटेड फॉर्म लाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, dt को इसकी जगह जो डेल्टा एच है ये था हमारा डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड। तो ये आपका फाइनल स्टेट हो गया और ये इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम, इसको हम मोलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं क्योंकि 1 मोल का केस लेकर चल रहे हैं, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो हम इसको 1 मोल के केस के लिए मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्टेट, मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्टेट। पर अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक स्टेट के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते, जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था, क्योंकि वेपर का वॉल्यूम तो चाहे लिक्विड हो या गैस सॉलिड हो उसके केस में बड़ा होता है, लेकिन लिक्विड का या सॉलिड का वॉल्यूम इतना एक दूसरे के कंपैरिजन में इतना छोटा या बड़ा नहीं होता है किसी एक को आप दूसरे के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया। और ये मोलर वॉल्यूम ये एक तरह का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है जिसको जो उस स्टेट के लिए जो तुमने किसी सब्सटेंस का लिया है उसके लिए वो फिक्स वैल्यू होती है। तो इस तरह से हमने dt को इधर शिफ्ट कर दिया और v लिक्विड t इंटू वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं v लिक्विड माइनस वी सॉलिड इंटू t, मतलब t को इधर लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा dt को भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये नई फॉर्म हमारी ये आ गया इसका dp इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन v लिक्विड माइनस v सॉलिड dt अपॉन t। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग दी अबव इक्वेशन 2, dp का इंटीग्रेशन और इधर डेल्टा एच फ्यूजन फिक्स है, v लिक्विड माइनस v सॉलिड ये स्पेसिफाइड वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम है, ये एक तरह का फिक्स वैल्यूज है। तो इसलिए हमने ये कांस्टेंट वैल्यूज को फिक्स वैल्यू को बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन किया सिर्फ इस वेरिएबल का dt अपॉन t का। तो यहाँ पर हमने dt अपॉन t का इंटीग्रेशन किया और लिमिट लगा दिया t1 से t2, इधर dp का इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगा दिया p1 टू p2। ओके, तो dp का जैसे हमने पढ़ा था पावर फंक्शन वाले केस में कि dx का इंटीग्रेशन x आता है, उसी तरह से dp का इंटीग्रेशन p आता है। तो लिमिट लगा देते हैं हम p1 से p2। डेल्टा फ्यूजन अपॉन v लिक्विड माइनस v सॉलिड 1/t इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन आता है ln t। ln t क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ t, ठीक है। और लिमिट लगा दिया हमने t1 टू t2। अब यहाँ पर हमने लिमिट को एक्सटेंड किया, p2 एक बार p की जगह पर लिमिट रखा p2 माइनस एक बार p की जगह लोअर लिमिट रखा p1, p2 माइनस p1 डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन v लिक्विड माइनस v सॉलिड, ये चल ही रहा है ऊपर से। और यहाँ पर लिमिट को लगाया हमने, एक बार इस t की जगह अपर लिमिट t2 रखा तो बन गया ln t2
एक बार इस टी की जगह लोअर लिमिट T1 रखा तो बन गया ln T1। और यहाँ पर लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log A माइनस log B होता है log A अपॉन B, तो ln T2 माइनस ln T1 ये बन जाएगा ln T2 बाई T1। ln बोल दो या ln बोल दो, एक ही बात है। ln क्या है? नेचुरल लॉग। अगर आपको नेचुरल लॉग को लॉग में बदलना है बेस 10 वाले में तो हमें 2.303 का फैक्टर भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से बन गया ये P2 माइनस P1 डेल्टा एच फ्रीजन अपॉन V लिक्विड माइनस V सॉलिड इंटू ln T2 बाई T1, ठीक है। ये क्या है? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लेपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन फॉर सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए। तो अब हम आते हैं क्लेपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म किसके लिए? वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म के लिए। और पहली क्रिस्टलाइन फॉर्म हमने SR ले लिया और दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म हमने SM ले लिया, तो SR टू SM इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। और जब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदलती है तो ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांजिशन। तो इसीलिए हमारा ये जो एंथैल्पी चेंज था उसको हमने लिखा डेल्टा एच ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये dp बाई dt इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी इंटू डेल्टा वी, ये हमारी जनरल फॉर्म थी। तो अब हमें इस वाली फॉर्म के लिए यही इस वाली फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? dp अपॉन dt बराबर डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन टी, डेल्टा वी को क्या लिखते हैं? v फाइनल माइनस v इनिशियल, v ऑफ फाइनल स्टेट क्या है? sm, v ऑफ sm माइनस इनिशियल स्टेट क्या है? sr, v ऑफ sr। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 किया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इसमें से dt को उधर शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर सिर्फ dp बचेगा। तो dp बचा डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन v sm माइनस v sr और dt इधर आ गया था, t बचा हुआ था तो dt अपॉन t बन गया। इक्वेशन नंबर हमने इसको 2 कर दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग दी अबव इक्वेशन 2। तो dp का इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगा दिया P1 टू P2, इनिशियल स्टेट में प्रेशर P1 था, फाइनल स्टेट का हो गया P2। डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ SM माइनस वॉल्यूम ऑफ SR, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन, लिमिट भी लगा दिया हमने, इनिशियल स्टेट टेम्परेचर हमारा T1 था और फाइनल टेम्परेचर हमारा T2 हो गया, T1 टू T2, ठीक है। तो पहला आपका dp का इंटीग्रेशन होता है हमारा p, लिमिट P1 टू P2, डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ SM माइनस वॉल्यूम ऑफ SR, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन आता है 1 अपॉन t इंटू dt, ये आता है ln t, नेचुरल लॉग, log t पर log भी कौन सा? नेचुरल लॉग, ln t। तो लिमिट लगा दी हमने T1 टू T2। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, P2 माइनस P1 डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन VSM माइनस VSR और यहाँ से ln T2, एक बार t की जगह अपर लिमिट रखा ln T2 माइनस एक बार t की जगह लोअर लिमिट रखा ln T1, ओके। और यहाँ से P2 माइनस P1 लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, log A माइनस log B बराबर होता है log A अपॉन B, तो ln T2 माइनस ln T1 बन जाएगा ln T2 बाई T1 और बाकी P2 माइनस P1 हमारा चल ही रहा है। P2 माइनस P1 बराबर डेल्टा एच ट्रांजिशन का प्रोसेस है अपॉन VSM माइनस VSR ln T2 बाई T1। किसके लिए है ये इंटीग्रेटेड फॉर्म? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लेपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन फॉर SR टू SM इक्विलिब्रियम के लिए। लेकिन अगर आपका SR टू SM ना होकर कोई और ऐसा बोल दे वन क्रिस्टलाइन फॉर्म से अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म के लिए, तो तब इस वॉल्यूम ऑफ SM की जगह वॉल्यूम ऑफ फाइनल स्टेट कौन थी? अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म माइनस इनिशियल स्टेट कौन है? वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो इस तरह से वो चेंज हो जाएगा, बस जो भी आपके यहाँ पर होगा उसको यहाँ फाइनल वाले में रखना है, ठीक है। ये वाला इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल है ना, तो फाइनल स्टेट जो भी यहाँ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा SM की जगह और जो इनिशियल स्टेट होगा वो SR की जगह आ जाएगा, ओके।